हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के बारे में, विलयन के बारे में और उसके कौन कौन से घटक हैं यानी कि कंपोनेंट उसके बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में जो हम बात किए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनके जो फंडामेंटल जो कंपोनेंट हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी किए। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर उसका लाभ उठाएं। ये है हमारा सेकंड लेक्चर केमिस्ट्री का, जो इम्पोर्टेंट है सभी वनडे एग्ज़ाम और आरओ एआरओ और पीसीएस एपीओ पीसीएस जे सभी बैचेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियोस लास्ट तक देखो और जो कुछ भी लगे, हाँ, अगर थोड़ा से भी समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। लाइक और शेयर करना ना भूलो, ठीक है। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात बता दें, क्या होता है कि जब कभी भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस केमिस्ट्री में हम एक चीज़ तो नोटिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है सब्सटेंस होते हैं कि कुछ परिवर्तन शो करते हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेज होते हैं। तो कई बार चेंजिंग के दौरान कुछ नए चीज़ बनते हैं तो कुछ नई चीज़ नहीं बनते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे पदार्थ हैं कि जो नई चीज़ बनते हैं, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया के दौरान नई चीज नहीं बनते हैं। उन चीजों को हम देखेंगे, तो उसी का नाम हम देखेंगे कि क्या होता है चेंजेस, ठीक है। केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस, दो तरह के चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये याद रखना उसमें दो तरह की परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, टू टाइप चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेंजेस देखने के लिए उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। देखो, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मेंशन कर रहा हूँ ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत ना हो और इंग्लिश वालों को के लिए भी दिक्कत ना हो। तो किसी भी जो सब्सटेंस है उसमें दो तरह की परिवर्तन होती हैं। अब वो परिवर्तन कौन कौन सी हैं? पहला नंबर आता है फिजिकल चेंजेस, ठीक है, फिजिकल चेंजेस। अब देखो, इसको बोलते हो फिजिकल चेंजेस को भौतिक परिवर्तन, ठीक है। साथ साथ नोट करते चलना, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा होता है जिसको बोलते हो केमिकल चेंजेस, ठीक है, इसको बोलते हो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। तो अब हमको ये पता चल गया कि दो तरह की चेंजेस होती हैं, ठीक है। एक होता है फिजिकल चेंजेस और दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। तो किसे कहेंगे फिजिकल चेंजेस और किसे कहेंगे हम केमिकल चेंजेस, ये पॉइंट हमको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि वे चेंजेस जिसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, जिसमें कुछ नया चीज नहीं बनता है, वो कहलाते हैं फिजिकल चेंजेस। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ऐसा चेंजेस जिसमें कोई नया चीज नहीं बनता है, ठीक है। ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिनमें या जिसमें कुछ नई चीज, ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नई चीज या नए पदार्थ, नए पदार्थ, नए पदार्थ नहीं बनते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम फिजिकल चेंजेस, यानी कि नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी कि सीधे सीधे अगर देख लो तो कुछ नए चीज का फॉर्मेशन, यानी कि नए चीज का बोल मतलब नए पदार्थ का फॉर्मेशन नहीं बनता है। और इसमें क्या होता है, हम सीधे सीधे लिख दें, इसमें नए पदार्थ का नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तो यहां सीधे सीधे लिख दें न्यू सब्सटेंस, इसका जस्ट अपोजिट होता है आर फॉर्म्ड, ठीक है। नया या नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है, नए पदार्थ बनते हैं। यानी कि एक चीज तो हमको ये समझ में आया, अभी हम एग्जांपल लेके समझेंगे एक एक करके। तो पहला चीज हमको ये समझ में आया कि फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, वे परिवर्तन होते हैं जिनके दौरान कुछ नया चीज नहीं बनता है, उसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक है, फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि ऐसे चेंजेस जिसमें कुछ नया चीज बनता है, उसे क्या बोलेंगे हम? केमिकल चेंजेस बोलेंगे या रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो
जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं कि आखिर में ये चीज समझ में आया कि नहीं। तो एक चीज हो गया। अब देखो एक चीज और बता दें, इस वाले जो चेंजेस होता है ना, ये वाला जो फिजिकल चेंजेस होता है, इसको बोलते हो तुम, इसको बोलते हो रिवर्सिबल। ठीक है, ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल होता है। और ये जो केमिकल चेंज होता है, ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है, इसको क्या बोलते हो। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हो उत्क्रमणीय। क्या बोलते हो, उत्क्रमणीय। और इसको बोलते हो अन उत्क्रमणीय। ठीक है, अन उत्क्रमणीय। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीज समझे, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई चीज, अगर पहली बात तो यहाँ पे कुछ नया चीज बनता ही नहीं है। ठीक है, कुछ नया चीज नहीं बनता है, और जो कुछ भी बनेगा, ठीक है, वो वापस से अपनी अवस्था में चला आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेकर के बताते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज कर लो कि हमने लिया, हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। इसके केस में हम क्या करते हैं, पानी का, ठीक है, या जल का, जो कह लो, या पानी कह लो, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और तुमको पता है कि ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये कौन कौन सी स्टेट्स यानी कि अवस्था में पाया जाता है, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये एक तो ठोस अवस्था में भी पाया जाएगा, सॉलिड में भी पाया जाएगा, एक तो लिक्विड में भी पाया जाता है ये। ठीक है, यानी कि द्रव में भी पाया जाता है, और फिर गैस में भी पाया जाता है। तो ये पानी ऐसी एक सब्सटेंस है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल कैसे दे रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस में हमने देखा कि कोई नई चीज नहीं बनता है, जो कुछ भी रहता है वो वापस जो है रिवर्स होकर के उसमें वापस चला जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मान लो हम वाटर लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम वाटर लेते हैं, तो वाटर कैसा है, ये लिक्विड है। ठीक है, वाटर कैसा है, लिक्विड है। समझे कि नहीं समझे, इधर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, वाटर क्या है, ये लिक्विड है। अब इधर हम वाटर को क्या किए, ठंडा किए, और ज़्यादा ठंडा किए। तो जैसे ये ठंडा हुआ तो ये बन गया आइस क्यूब में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और ये हो गया आइस क्यूब, कैसा होता है, सॉलिड स्टेट होता है। हमने क्या किया, पानी को और ज़्यादा गर्म कर दिया, ठीक है, हीट दे दिया, तो ये बदल गया वाटर वेपर में। ध्यान से समझो। तो हमने देखा क्या कि अब ये जो वाटर वेपर किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो तीन चीजें हमने देखा क्या, कि एक तो हमने देखा कि ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो है, वाटर हमने लिया जो कि लिक्विड में था, और यानी कि जो द्रव में था, और इसको हमने ठंडा किया, सॉलिड में चेंज हो गया, यानी कि आइस क्यूब बन गया। इसी वाटर को हमने वाटर वेपर यानी कि वाष्प में चेंज कर दिया। ठीक है, और ये गैसेस फॉर्म में आता है। अब एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल रख लेना कि है तो वही चीज, है तो वाटर ही, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी ध्यान से देखो पहले, तो जो वाटर, फिर से हम आइस क्यूब से हम वाटर नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। फिर वाटर वेपर से हम वाटर नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, तो कई बार देखोगे ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में कि इनके कन्वर्जन क्या कहलाते हैं। तो वैसे हम बता दें कि अभी हम जस्ट बताए थे कि फिजिकल चेंजेस वे चेंज होते हैं जिसमें कुछ नया बनता ही नहीं है, यानी कि जो उसकी फिजिकल मटेरियल्स होते हैं वो वही के वही रहेंगे, जो कंपोनेंट रहता है वही के वही रहेंगे, बदलाव बिल्कुल नहीं होता है। और वापस हम उनकी जो पहले की अवस्था होती है उसमें हम लेके आ सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अब बताओ, क्या हम आइस क्यूब को फिर से हम ठंडा करेंगे, तो सॉरी गर्म करेंगे तो वाटर में बदल जाएगा। क्या हम वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो क्या ये वाटर में नहीं बदल पाएगा। तो हर एक वाटर की तीनों फॉर्म आपस में इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि आपस में ये बदल सकते हैं। ठीक है, इट आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे मेंशन करना ये है कि जब कभी भी आइस क्यूब से वाटर बदलता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज बदलता है, उसको क्या बोलते हो, जल्दी से बताओ। उसको बोलते हो लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, उसके बोलते हो लिक्विडिफिकेशन, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हो द्रवीकरण। ठीक है,
ये भी अपने दिमाग में रखना कि जब कभी भी वो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, ठीक है, तो उसे वो किस फॉर्म में रहता है, वो द्रव के फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसको बोलते हो द्रवीकरण। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, देखो और क्या चीजें हैं। अब देखो उसके बाद ही हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वाटर से यानी कि पानी से वेपर में बदलता है, इसको बोलते हो वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन जिसे बोलते हो वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण, ठीक है, तो वेपोराइजेशन हो गया, पानी से भाप में बदलना वाष्पीकरण हो गया। अब देखो भाप से वाटर में बदलना, इसको बोलते हो कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन जिसे बोलते हो संघनन, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, संघनन बोलते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाटर से आइस क्यूब में बदलना, सॉलिड में बदल रहा है, इसको बोलते हो सॉलिडिफिकेशन, इसको क्या बोलते हो, सॉलिडिफिकेशन, इसको बोलते हो ठोसीकरण, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, कंडेंसेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन हो गया, लिक्विडिफिकेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि चेंजेस कैसे कैसे यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब एक चीज अपने दिमाग में और रख लो, क्या चीज और समझना है, ये देखो पहले यहाँ पे हमने देखा अभी किसके बारे में, फिजिकल चेंजेस के बारे में, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया बनता ही नहीं है, वो फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिसको बोलते हो, देखो जो ये बर्फ का बनना सॉलिडिफिकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग भी, ये भी अपने दिमाग में रखना, इसको बोलते हो फ्रीजिंग, ठीक है। और फ्रीजिंग को बोलते हो हिंदी में हिमकरण, तो अपने दिमाग में ये भी रखना कि जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग या हिमकरण। भाप का बनना, ठीक है, यहाँ पे देखो वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, संघनन हमने देखा, ठीक है। अब देखो और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, इस वाले पोर्शन को एग्जाम्पल हम ताकि लिख सकें इसका कौन कौन से भौतिक परिवर्तन में और सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लो कि बिजली का चमकना, विद्युत बल्ब का चमकना, ठीक है, ये वाला जो हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल, विद्युत बल्ब का चमकना, ठीक है, यानी कि ग्लोइंग ग्लोइंग ऑफ ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये बताओ, ये इसमें कुछ नया चीज बन रहा है क्या, नहीं ना। यानी कि जो विद्युत बल्ब है तुमको पता है कांच का होता है, उसमें जो है एक रेजिस्टेंस लगी होती है पतली सी, अगर आप देखोगे ऐसे करके ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है नाइक्रोम वायर का बना रहता है, ठीक है, तो यही तो चमकता है, तो इसमें कुछ नया चीज थोड़ी ना बदल रहा है, ठीक है। कांच के गिलास का टूटना, अब बताओ, कांच के गिलास का टूटना, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, या कांच का टूटना, अब तुम सोचो कि उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। टीयरिंग ऑफ पेपर, ठीक है, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना, ठीक है, पेपर को फाड़ना। अब बताओ इसमें कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी को तोड़ना। अब बताओ इसमें भी कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सब के सब परिवर्तन जो है क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो बताओ आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि भौतिक परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में ये सोच लो कि हमने तो ये बता ही दिए, ये सब पूछते हैं, विद्युत बल्ब का चमकना, गिलास का टूटना, पेपर का फाड़ना, लेकिन पेपर का जलना नहीं हो सकता, क्योंकि बर्निंग ऑफ पेपर में जब बनेगा तो एसेस वगैरह बन जाएंगे, राख बन जाएगा। तो राख जो होता है वो तो नहीं होता ना, वो तो नया चीज़ बन जाता है, एस बन जाते हैं, ठीक है। तो वो याद रखना, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बात आती है केमिकल चेंजेस की, रासायनिक परिवर्तन की। तो इसमें जो है
अब हम इसको देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, नया चीज बनता है। वो क्या नया चीज होता है? ठीक है, जैसे मान लो ऐसे एक एग्जाम्पल आता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ इसको। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो डेजलिंग लाइट, मतलब जैसे छुरछुरी जलती है ना, उसकी जो आवाज करती है वो जलती है, उस तरह से जो है इसकी आवाज जो है आती है और वाइट पाउडर ये देती है। ठीक है, तो याद रखना मैग्नीशियम, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब देखो हम ये वाला एग्जाम्पल क्यों लिए, क्योंकि छोटा मोटा एग्जाम्पल नहीं तुमसे पूछेगा, ये सीधे सीधे पूछेगा कि हाँ है कि नहीं है। तो मैग्नीशियम रिबन एक आता है, उसका जलना। तो देखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg+O2। ठीक है, Mg+O2। तो जैसे ये बर्न किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, MgO बनाया। ये बैलेंस कर लेना, दो और ये दो। इसको बोलते हो क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो ये जब जलता है तो कैसा देता है, वाइट पाउडर। ठीक है, वाइट पाउडर ये देता है, सफेद कलर का जो है ये पाउडर ये प्रोड्यूस करता है। अब इसमें नया चीज बनता है। ठीक है, ये हमने बताया कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस, ठीक है, आर फॉर्म्ड। इसमें नए चीज का फॉर्मेशन होता है, कुछ न कुछ नया चीज बनता है। और ये कैसा होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। यानी कि ऐसे सोच लो, अगर A+B है और ये इसमें बदल गया C में, तो ये इधर से इधर बदल गया है, तो फिर वापस इधर से इधर नहीं बदल सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में, और साथ ही साथ जो है नोट करते चलना है क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला नंबर आता है, देखो, पेपर का जलना। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर पेपर का जलना। तो देखो जल जाएगा तो कोई चीज बर्न किया, ठीक है, पेपर बर्न किया तो क्या निकला, जैसे ही वो जलेगा तो क्या क्या चीजें निकलेंगी ये अपने दिमाग में रखो। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हीट निकलेगा, ठीक है, लाइट निकलेगी, उसके बाद जो है ऐश बनेंगे। ठीक है, एशेस बनेंगे, और इसमें क्या होगा, कार्बन वगैरह रहेगा। तो ये इतना नहीं ध्यान देना, बस हमको ये समझना है कि कुछ नया चीज बनता है। जब जलेगा तो राख वक बनेगी, तो नया चीज बनता ही है। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर आता है, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसका जलना भी इसी में आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो माचिस की तीली से हम कागज के टुकड़े को चलाते तो वो तो आ ही गया इसमें। ठीक है, उसके बाद तो क्या क्या बनता है, CO2 वगैरह बनता है, तो कुछ नया चीज बनता है। फिर वापस हम CO2 को, हीट को, लाइट को इकट्ठा करके फिर कागज थोड़ी ना बना पाएंगे, राखों को इकट्ठा करके, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये याद रखना, इसमें जो है ना, ये जो परिवर्तन होता है स्टेबल होता है, स्टेबल चेंजेस होते हैं इसमें, ये कह लो स्थायी परिवर्तन होता है। साथ साथ नोट करते चलो, पूछता एग्जाम में कि कैसा परिवर्तन होता है, तो ये कैसे परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद मेकिंग ऑफ कर्ड, हिंदी इंग्लिश में दोनों नोट करना, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, यानी कि दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही का बनना। अब देखो यहाँ पे सबको पता है कि सबके घर दही बनता ही है, दूध से सबको, किसको नहीं, कौन नहीं जानता है कि दूध से दही कैसे बनता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दा हमको समझना है वो चीज़ें समझना है। देखो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ मैं समझाता हूँ, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, दूध वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे दही हुआ, दूध हुआ, छाछ हुआ, कुछ भी हुआ, सब, जहां जब कभी पहचान लगाना है तो लैक्टो वर्ड इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, लैक्टो वर्ड से तुमको पकड़ में आ जाना चाहिए क्या होता है। जैसे मान लो अगर
कर्ड की बात करते हैं, तो कर्ड में जो अम्ल पाया जाता है जिसे बोलते हो एसिड पाया जाता है, वो कौन सा होता है? इसको बोलते हो लैक्टिक एसिड। ये भी याद रखना, ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए कि शुद्धता शुद्ध है कि नहीं है, उसकी शुद्धता को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है लैक्टोमीटर। ठीक है, एक डिवाइस है जिसका नाम है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से क्या होता है, उस मिल्क की शुद्धता को, प्योरिटी को मेजर किया जाता है। प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम? लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। देखो अभी बस हमको यही बताना था, लेकिन जो कुछ भी इसके साथ एडिशनल पॉइंट आएगा मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसमें कौन सा दही में आया जाता है? वो एसिड आता है लैक्टिक एसिड। इसमें दही, दूध से दही को कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम है क्या? मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, इस बैक्टीरिया का नाम है क्या? लैक्टोबैसिलस। तो याद रखना इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि क्या चीज कैसे होता है। ठीक है, दूध से दही बनना हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया। ठीक है, और क्या क्या चीजें हो जाएंगी, जैसे तुम मान लो तीसरा थर्ड नंबर ले लो, मेकिंग ऑफ चपाती। मेकिंग ऑफ चपाती, ठीक है, यानी कि रोटी का बनना। ठीक है, अब बताओ रोटी से, हम आटे से रोटी बना लेंगे तो क्या रोटी से आटा बना पाएंगे? नहीं ना। तो ये सब के सब जो है ये क्या होते हैं? ये स्थायी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भौतिक परिवर्तन और स्थायी जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें हम लोगों ने सीखा। ठीक है, ऐसे भी अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे कौन सी रासायनिक परिवर्तन। जैसे सब्जी बना रहे हो, सब्जी बन गया, तो सब्जी जब बन गया है तो फिर से हम उसमें से मसाला, आलू, प्याज और नमक सब अलग कर पाएंगे? नहीं ना। तो फिर ये सब रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो हम फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन एक नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस। लेकिन वहीं रासायनिक परिवर्तन में एक नया चीज बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। तो और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है भौतिक परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन एक अस्थाई परिवर्तन अस्थाई परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि स्टेबल चेंजेस होते हैं। और देख लेते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है, यानी कि रिवर्सिबल होता है, हमने बताया था, और यानी कि उसको बदला जा सकता है। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, और एक चीज और देखो कि जो भौतिक परिवर्तन उसमें बहुत ही लिटिल अमाउंट में जो हीट और एनर्जी जो है अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब होती है, जबकि इसमें रासायनिक में हीट और एनर्जी जो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे होती है। ठीक है, इसमें कोई मास में चेंजेस नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें द्रव्यमान में यानी कि मास में कुछ चेंजेस होते हैं। तो आई होप ये जो चेंजेस है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम बात कर लेते हैं, वो अगला जो पॉइंट है हमारे पास बिलियन के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा भी हमको टाइम मिलता है हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अभी जो भी लेक्चर मिल रहे हैं उसको नोट्स बना करके आप अच्छे से जो है स्टडी करें, ताकि जो है धीरे धीरे चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स यानी साइंस से रिलेटेड जो फियर है आपके दिमाग में वो सभी जो है दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बिलियन क्या होता है। ठीक है, सबको पता है कि बिलियन क्या होता है, लेकिन हम और अच्छे से उसको हम डिस्कस करेंगे। बिलियन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो सीधी सीधी बात है कि किसे कहेंगे बिलियन, सबको दिमाग में ये चीज ध्यान से देना है, रखना है। देखो इसका दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है ओल्डर मेथड, ठीक है, और एक मॉडर्न मेथड। ठीक है, अब देखो ओल्ड जो मेथड है, ओल्ड जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है सीधे सीधे कि ऐसा कोई चीज जो क्या हो, पानी में घुल जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है, बिलियन हो जाता है। या ये कह ले कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं बिलियन। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ,
2 भी हो सकती हैं, उससे अधिक भी हो सकता है, उन सबको मिलाएंगे और उनका समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उससे पहले हमको मिक्सचर समझना होगा। ठीक है, देखो मिक्सचर या इसे ही बोलते हो मिश्रण। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, तो देखो सीधी सीधी क्या होता है कि किसी भी प्योर सब्सटेंस के साथ ही कोई अगर शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, और उसके साथ कुछ और मिला दो, ठीक है, कोई इम्प्योरिटी आ जाए या कुछ और मटेरियल मिला दो, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे सीधे सीधे यहां देखो क्या होता है कि मान लो कि हम क्या करें, सैंड के साथ हमने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। अब बताओ इसका ये मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा नंबर देखो यहाँ पे, और अगर मान लो हम मिला दिए गेहूं के साथ अगर स्टोन मिला है तो क्या हुआ, ये भी मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा केस क्या हुआ, दूसरा केस ये होगा, अगर मान लो हम चीनी के साथ पानी में मिला दें, ये भी मिक्सचर हुआ। ठीक है, अगर हम मान लो कि सॉल्ट को यानी कि नमक को हम क्या कर दिए, पानी में मिला दिए, ये भी मिक्सचर हो गया। लेकिन अब यही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझो। ठीक है, सॉरी, अब देखो यहाँ पे, तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि सैंड शुगर मिल रहा है, व्हीट स्टोन मिल रहा है, चीनी पानी मिल रहा है, सॉल्ट वाटर मिल रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे मिक्सचर कहलाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि इस केस में दोनों चीजें जो मिल रहे हैं वो चीज तो हम देख करके पता चल जाएगा ना कि पानी में ये मिला हुआ है, व्हीट गेहूं में अगर स्टोन मिला है तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन तुम खुद बताओ, क्या चीनी पानी में मिला हो या नमक पानी में मिला हो, तो इस ये दोनों केसेस में पता चलेगा क्या कि क्या मिला है, वो तो टेस्ट करेंगे तब ना पता चलेगा। बस यही चीज समझना है। तो मिक्सचर को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया। ये वाला जो हिस्सा है जो ऊपर 2 देखे हो, इसको बोलते हो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा। इसको बोलते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इसको बोलते हो असमांगी मिश्रण। ठीक है, और ये वाला जो 2 नीचे देख रहे हो जिसको हम नेक डाई से मतलब देख नहीं सकते क्या मिला हुआ है, इसको बोलते हो होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे बोलते हो समांगी मिश्रण, जिसको बोलते हो समांगी मिश्रण। ठीक है, यानी कि मिश्रण को हमने देखा तो 2 हिस्से में डिवाइड करके देखा। एक तो वो जो हमको नेक डाई से यानी कि सीन इसके जो पार्टिकल है ना हमको अपनी नेक डाई से दिखाई देंगे, खुली आंखों से दिखाई देंगे, हम देख के निकाल लेंगे। गेहूं में कंकड़ मिला है तो हमको नहीं पता है कि गेहूं में कंकड़ मिल रहा है, हम उसको जो हैंड पिकिंग मेथड से बीन करके निकाल देंगे उसको। तो जब आंख से दिखता है कि क्या उसमें मिला हुआ है तो वो कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि असमांगी मिश्रण। और जब नहीं दिखेगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे क्या मिला हुआ, उसको टेस्ट करोगे तब ना पता चलेगा, ऐसे नेक डाई से देख के नहीं बता सकते। ऐसे मिश्रण को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब बताओ ये चीज समझे कि नहीं। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है, बिलियन होते हैं, ये क्या होते हैं, बिलियन जो होते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सबसे पहली बात तो ये 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो है पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां ध्यान से देखो। ठीक है, तो हमने देखा कि जो बिलियन होता है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, नॉट हेट्रोजीनियस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। फिर से एक बार देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिनके पार्टिकल्स को हम नेक डाई से नहीं देख सकते, वी कॉन्ट इजिली सीन, ठीक है, अवर नेक डाई। ठीक है, हम आसानी से उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, बाकी और मेथड्स अगर लगाएं तो हमको पता चल जाएगा उसमें क्या मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन आंख से हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, यानी कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा,
ठीक है, वही 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 जो है बिलियन कहलाएगा। इस बात को समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि चीनी, अब यहां सीधे सीधे समझो कि शुगर में हमने क्या किया, बोले तो चीनी, चीनी में हमने क्या किया, ठीक है, पानी मिला दिया, पानी में चीनी मिला दिया, बात एक ही है। ठीक है, अगर हमने मिलाया तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा, इसको मिलाने के बाद बनेगा स्वीट वाटर। ठीक है, स्वीट वाटर, जिसे बोलते हो क्या, शरबत, मीठा पानी बोलते हो। ठीक है, तो ये जो मिला है, ये जो मीठा पानी बना है ना, ये वाला, यही है सॉल्यूशन। ठीक है, यही है क्या, बिलियन। अब ध्यान से समझो पहले। ठीक है, तो और देखो और क्या है, मान लो सॉल्ट बना दो नहीं, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो बताओ ये जो बना है सॉल्टी वाटर होगा कि नहीं होगा, यानी कि नमकीना पानी होगा कि नहीं होगा। तो जो सॉल्टी वाटर है ये क्या कहलाता है, ये सॉल्यूशन कहलाता है। बताओ, बिलियन कहलाता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता दो भाई कि ये चीजें क्लियर हो रही कि नहीं। इससे जो है मुझको मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इससे भी ज़्यादा इजी करके मैं लेके आऊँ। ठीक है, टाइम लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझो। तो कैसा हुआ, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर मिलाया, सॉल्टी वाटर बनाया, यानी कि नमकीना पानी बना, और वो कहलाएगा सॉल्यूशन। यानी कि ये जो है ये खुद ब खुद एक बिलियन है, जिसको हम अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते। नमक पानी और चीनी पानी घोल कर रखा, हम दे दिए किसी को पीने के लिए, तो वो बता देगा क्या? जब तक टेस्ट नहीं करेगा बताएगा कैसे कि वो देख करके बताएगा ये चीनी पानी है, नमक पानी है? नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि ये क्या होता है, पूरी तरह से इसमें मिल मिल जाता है और ये बन जाता है समांगी मिश्रण। ठीक है, पानी में तुम अगर सोडियम क्लोराइड यानी कि वही नमक घोल दो, एल्कोहल, भाई एल्कोहल कौन नहीं जानता है। ठीक है, लोग पीते हैं बढ़िया से। वाटर में एल्कोहल डाल दिए, यानी कि वाइन, वाइन में एल्कोहल होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एल्कोहलिक बन गया, एल्कोहलिक वाटर बन गया। बताओ, डाइल्यूट कंसंट्रेट करके पिएंगे। ठीक है, तो जो ये अल्कोहलिक वाटर बना है वो भी क्या है, वो भी जो है हमारा समांगी मिश्रण है, वो भी कहलाएगा क्या, विलयन। ठीक है, उसके बाद जो है अमोनिया ले लो, अमोनिया प्लस वाटर का मिक्सचर, तो ये भी क्या कहलाएगा, अमोनिएटेड वाटर कहलाएगा, ये भी जो है हमारा क्या कहलाएगा, बिलियन कहलाएगा। इस तरह से हमने देखा कि बिलियन क्या होता है, और उसके बाद जो है किस तरह से ये यहाँ पे समझ ये हुआ। ठीक है, अब थोड़ी सी हम एक चीज समझते हैं कि बिलियन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चीजों को नोट करते चलो, समझते चलो। ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो पहले, कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि बिलियन के घटक। देखो कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, कंपोनेंट्स उसे कहते हैं कि भाई जो हमारे पास बिलियन है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, जिन जिन चीज़ों से मिलके बना होता है वो उसका कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझें कि चीनी यानी कि शुगर में हमने क्या जोड़ा था, क्या मिलाया था, पानी को मिलाया था, या कह लो कि वाटर के साथ मिलाया था ना। ठीक है, वाटर यानी कि पानी के साथ मिलाया था, तो जो बना था वो क्या बना था, स्वीट वाटर बना था, यानी कि बोले तो शरबत बना था। ठीक है, ये सबको पता है यही बना था। तो हम बोले थे देखो भाई, ये जो शरबत बना है, ये जो शरबत बना है, ये जो शरबत बना है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हो तुम, इसको बोलते हो बिलियन, ध्यान दो, और इसे ही बोलते हो सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई, यानी कि ये बिलियन हुआ, ये सॉल्यूशन हुआ। तो कहा जाता है कि जो पानी में, पहली बात देखो कि एक यहाँ पे चीनी मैंने, सो ये चीनी है, इसको बोलते हो सोल्यूट, इसको बोलते हो सोल्यूट। ठीक है, या इसे ही बोलते हो विलेय। ठीक है, और जो ये पानी है इसको बोलते हो विलायक, इसको बोलते हो विलायक, इंग्लिश में इसे बोलते हो सॉल्वेंट। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हो सॉल्वेंट। तो यहाँ यहाँ पे ये समझे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखो, चीनी पानी मिलाया तो बना शरबत यानी कि स्वीट वाटर। तो चीनी है, यानी कि इसके यहाँ से पता चल गया दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सोल्यूट जिसे विलेय कहते हो,
और एक होता है सॉल्वेंट जिसे विलायक कहते हो। तो किसी भी विलेन के दो घटक होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, ये याद रखना। अब इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लो, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है चीनी और पानी का, अब किसे कहेंगे सोल्यूट, यानी कि जो पानी में घुल जाता है। ठीक है, यानी कि विलेय किसे कहेंगे, तो विलेय उसे कहेंगे जो क्या होता है, सॉल्युबल, सॉल्युबल इन नेचर होता है। ठीक है, प्रकृति में ये क्या होता है, घुलनशील होता है। घुलनशील प्रकृति के जो होते हैं वो कहलाएंगे तुम्हारे विलेय। ठीक है, और किसे सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है, विलायक किसे कहेंगे, ठीक है, तो वो उसे कहेंगे जो क्या करता हो, चीज़ों को घोलता हो। ठीक है, यानी ऐसे लिख लो, घोलता है। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा, घोलता है। और ये वाला क्या होता है, घुलता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये सॉल्वेंट हमेशा घोलता है। तो बताओ पानी क्या है यहाँ पे, पानी यहाँ पे विलायक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी है वहाँ पे विलायक है। क्यों, क्योंकि पानी ने चीनी को घोला है। ठीक है, वाटर ने जो है क्या हुआ है, चीनी को घोल दिया है, इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट ये पानी हो जाएगा। ये चूंकि चीनी घुला है वाटर में तो वो सॉल्यूट हो जाएगा, जो बना है स्वीट वाटर वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। फिर से एक बार देखते हैं, जो अगर मान लो हम नमक को NaCl को हम पानी में घोल रहे हैं। ठीक है, तो जो NaCl है वो घुल जाएगा पानी में। तो जो घुलता है यानी कि NaCl घुल गया है तो वो सॉल्यूट कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और नमक ने वो पानी ने उसको घोल दिया है। ठीक है, तो वो उसको घोल दिया है तो वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्वेंट कहलाएगा, यानी विलायक कहलाएगा। तो जब कंक्लूजन हमको ये मिला कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे नीचे हम मेंशन करते हैं क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि विलेय, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट यानी कि विलायक। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी अपना लिख लेंगे, ये बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, तो ये मिला करके जो है, ये जो है, ये मिला करके जो है दोनों बनते हैं क्या, विलयन। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये चूंकि जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे बोलते हो ओल्डर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि कैसे पहचानेंगे ये कौन ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज और समझो, इसे ही बोलते हो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत, जो पहले से चली आ रही नॉर्मली, कि ये वाला ऐसे होता है, जो घुलता है वो विलेय होता है, जो घोलता है वो विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है। ये सब पहले की बातें हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसको। पहले ये बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझो कि अगर हमको समझना है कि विलेय और विलायक में मतलब कौन सा जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम यहाँ देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं पहले। ठीक है, देखो चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन ये होता है कि कंटिन्यूटी बनाए रखना, पेशेंस जरूरी हुए तब समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात है विश्वास करना कि जो हमारे सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है वो वाकई में उस काबिल है कि नहीं है। अगर जिस दिन आपको विश्वास नहीं रहेगा किसी भी टीचर के प्रति तो आप नहीं समझ सकते, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी कि जो आधुनिक आधुनिक जो संकल्पना आती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो ये कहता है कि देखो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, ठीक है, वो कहलाएगा, अगर मान लो मैक्सिमम अमाउंट जिसकी हो ज़्यादा हो वो कहलाएगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ, वो कहलाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, वो कहलाएगा विलायक। यानी जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। जिसकी अमाउंट कम हो, मिनिमम अमाउंट हो,
ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सोल्यूट। उसे क्या कहेंगे हम लोग, विलेय कहेंगे। बात समझे? तो दो चीजें यहाँ पे अपने दिमाग में बिल्कुल रखना है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट जिस किसी का भी होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिस किसी का भी मिनिमम अमाउंट होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। यानी कि पहले क्या था, जो घुलता था घुलता था, अब तो बदल गया ना। यानी कि अगर मान लो हम चीनी लेते हैं, ठीक है, चीनी यानी कि शुगर लेते हो, ध्यान समझो, प्लस वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया कितना, पानी, ठीक है, अब बनाए क्या, स्वीट वाटर, देखो ध्यान से, स्वीट वाटर यानी कि शरबत बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लेते हैं, मान लो कि हम इसकी अमाउंट ले लिए, मान लो ये 2 kg हमने ले लिया, पानी को हमने ½ लीटर लिया, ठीक है। अब ये जो कुछ भी बनेगा ये तो होगा ही होगा सॉल्यूशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे जिस तरह से बने ये सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, इसकी अमाउंट क्या है, इसकी अमाउंट मैक्सिमम है कि नहीं है, इसकी अमाउंट मिनिमम है कि नहीं है। तो हमने अभी जस्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया, जिसकी अमाउंट मैक्सिमम होती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, विलायक, यहाँ पे विलायक चीनी हो गया। ये वाला क्या हो गया, ये चूंकि कम इसकी अमाउंट है, तो अमाउंट कम होने की वजह से इसे क्या कहेंगे हम, सोल्यूट कहेंगे, इसे कहेंगे विलेय, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में से निकाल दो कि जो घुलता है जनरल कॉन्सेप्ट वो है, उसको जो है अपने दिमाग में रख सकते हो। लेकिन जब कभी भी अमाउंट के बेसिस से पूछेगा तो ये जरूर बताना है कि जिसकी अमाउंट मैक्सिमम होती है वो कहलाते हैं क्या, वो कहलाते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी अमाउंट कम होती है वो कहलाती है सोल्यूट। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जिसको बोलते हो बिलियन के प्रकार, एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, बिलियन के प्रकार, टोटल जो है देखो यहाँ पे कैसे हम बनाते हैं, वैसे तुमको पता होना चाहिए, सॉलिड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, ठीक है, और गैस होता है। इतना ही तो समझ में आना चाहिए, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। हम देखो कैसे निकालते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो देखो यहाँ पे सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, और सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, और गैस का गैस में। तो टोटल जो है ये टोटल 9 टाइप्स के होते हैं, ये मेंशन कर लो। टोटल अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। अब यहीं पे हम नेक्स्ट चीज बात करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हिंदी में तनु विलयन, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक होता है जिसे बोलते हो कंसंट्रेट सॉल्यूशन, जिसे बोलते हो सांद्र विलयन, ठीक है। ये भी यहीं पे हमको समझ लेना है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, किसे कहेंगे डाइल्यूट और किसे कहेंगे कंसंट्रेट। तो ये चीज देखो, अभी हम चीनी पानी का एग्जांपल लेते हैं, तो सबको पता है कि चीनी और पानी मिला तो बना शरबत, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब तुम खुद बताओ, एक कंडीशन ले लो, ठीक है, कि अगर मान लो चीनी, चीनी, ठीक है, जो घुल रहा है, ठीक है, ये मान लो ये सॉल्यूट है, घुलेगा, ये सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चीनी की मात्रा पानी से ज़्यादा हो गई, अब तुम खुद सोचो, तो जो शरबत बनेगा वो कैसा होगा, ज़्यादा मीठा होगा कि नहीं होगा, तुम खुद सोचो। चीनी की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई, या ये कह लो कि सोल्यूट ज़्यादा हो गया सॉल्वेंट से, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा कंसंट्रेट,
यानी कि गाढ़ा इसको बोलते हो, गाढ़ा बोल दो या सांद्र बोल दो या अधिक मीठा बोल दो। बात समझ गया कि किसको सांद्र बोलेंगे? तो सांद्रता की बात करते हैं तो ये याद रखना, जब सोल्यूट जो होती है यानी कि जो विलेय होती है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है किससे? सॉल्वेंट से, यानी कि विलायक से। ठीक है, तो जो क्या जो सॉल्यूशन मिलता है, जो सॉल्यूशन मिलता है यानी कि जो विलयन होता है उसको हम बोलेंगे क्या? कैसा विलयन? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सांद्र विलयन। यहां मैं लिखता हूं, ऐसे को बोलेंगे सांद्र विलयन। ठीक है, शॉर्ट में इसे जो है CONC लिखते हैं। क्या लिखेंगे? CONC। ठीक है, तो अधिकतर लैब में जाओगे, ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, लैब में जाओगे तो लैब में ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा, जैसे CONC ऐसे बना रहेगा। ठीक है, अगर कभी प्रैक्टिकल करने जाओ तो ऐसे मिलेगा तुमको, और CONC लिखा होगा। ठीक है, ऐसे करके मिलेगा, ऐसे करके, और यहाँ पर DIL लिखा रहेगा। ठीक है, दोनों HCl ही है, लेकिन एक कंसनट्रेट है, एक डाइल्यूट है। डाइल्यूट के में इसी के जस्ट अपोजिट हो गया कि अगर मान लो सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाए इससे, सॉल्यूट से। ठीक है, यानी कि विलायक जो है ज़्यादा हो जाए विलेय से, तो जो विलयन होगा यानी कि सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि तनु हो जाएगा, जिसको बोलते हो फीका हो जाना, कम मीठा होना यानी कि फीका हो जाना। फिर से एक बार देख लो, चीनी पानी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक केस हो गया कि चीनी ज़्यादा होगी, चीनी ज़्यादा होगी पानी से तो मीठा हो गया, तो उसको सांद्र विलयन कहेंगे। ठीक है, चीनी कम हो गई यानी कि फीका हो गया तो उसको तनु विलयन कहेंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में जो केमिकल्स होते हैं वो भी डायलूट और कंसंट्रेट हुआ करते हैं, यानी कि उसकी जो विलेय की अमाउंट है वो ज़्यादा और कम, या सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा कम होती रहती है। यानी कि जब दोनों वेरिएट करते हैं तो समझ लेना कि कंसंट्रेट और डाइल्यूट होता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो ये आता है, एक अगला पॉइंट आता है, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। एक अगला पॉइंट होता है जिसके बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये दोनों चीज़ें हमको समझना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन या इसे बोलते हो संतृप्त विलयन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि इसको बोलते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसे ही बोलते हो संतृप्त विलयन। ठीक है, ये कैसे होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? बहुत ही आसान तरीके इसको समझने के लिए, सपोज कर लो एक ग्लास लिए हो तुम, तुम्हारे पास एक ग्लास है। ठीक है, अब इस ग्लास में पानी की मात्रा भरी हुई है। ठीक है, और इस पानी में हमने क्या किया है, थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट करके हम चीनी डाल रहे हैं। ध्यान से समझो, ये जो है ये चीनी है और ये जो है ये पानी है, यानी कि ब्लैक वाला। अब जैसे ही उसमें हम डाल रहे हैं तो धीरे धीरे उसको हम सेक कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हिलाने पर चीनी क्या हो रही है, उसमें घुल रही है। ठीक है, धीरे धीरे उसमें हिलाने पर चीनी क्या हो रही है, उसमें घुल रही है। मैंने कि पहले थोड़ा सा डाला फिर इसको ऐसे से हिलाया। ठीक है, जैसे मान लो एक बॉटल है, ये बॉटल है, तो इसमें हमने क्या किया, पानी भरा हुआ है तो इसमें चीनी डाला, फिर ऐसे ऐसे सेक किया, सेक किया। जब देखा कि इसमें चीनी की पार्टिकल अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर क्या किया, फिर थोड़ा सा डाला, फिर ऐसे ऐसे हिलाया, फिर घुल गया, फिर थोड़ा सा डाला, फिर घुल गया, फिर ऐसे ऐसे करते 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 तब तक करेंगे। ठीक है, एक ऐसा समय आएगा जब हम चीनी डालेंगे और वो चीनी घुलेगा नहीं, कितना भी ऐसे सेक करेंगे चीनी घुलेगा नहीं, वो जा करके नीचे इसका बॉटम जो सरफेस है, बॉटम, ठीक है, ये नीचे जा करके बैठ जाएगा। ठीक है, बॉटम पे ऐसे हम विलेन को बोलेंगे संतृप्त विलेन। सीधी सीधी बात है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ऐसे अपने आप में सोचो कि मान लो ये मिस्टर एक्स हैं। ठीक है, ये मिस्टर एक्स हैं। अब इनको, ये है बहुत बड़ा पेटू, मतलब बहुत बड़ा भुक्खड़ इंसान। ठीक है, अब ये जब जितना इनको पूड़ी दोगे, जितना रोटी दोगे, ये खाते जाएंगे। ठीक है, पहले दिया 2 रोटी फिर खा गए, फिर दिया 2 रोटी फिर खा गए, फिर 2 रोटी फिर खा गए।
अब भाई ये खाते जा रहे हैं, खाते, हम कहे चलो ठीक है देखते हैं कब तक खाते हो भाई। हाँ, तुम हमारे यहाँ खाना खाने आए हो, न्योता दिए हैं, खाना खाने आए हो तो खाओ, पेट भर खाओ। एक ऐसा समय आया, यानी कि इन्होंने क्या किया, 10 रोटी खाया। 10 रोटी खाने के बाद हम दे रहे हैं तो ले ही नहीं रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं छूट जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। यानी कि वो स्टेज इनका संतृप्त स्टेज कहलाया। यानी कहें कि हम तो खा के संतृप्त हो गए हैं, अब हमको जरूरत नहीं है, तो उसे संतृप्त कहेंगे। ठीक ऐसे ही जब हम किसी भी बॉटल में या ग्लास में हम चीनी के अमाउंट डालते हैं, उसको शेक करते हैं, उसके चीनी के पार्टिकल घुल जाते हैं, फिर डालें, फिर शेक किए, फिर डालें, फिर शेक किए, ऐसे करते करते एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे वो चीनी के पार्टिकल घुलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे समय पे वो क्या होगा, जो बिलियन बनेगा उसे हम बोलेंगे संतृप्त बिलियन। ठीक है, और इसी के जस्ट अपोजिट अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त बिलियन होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे संतृप्त बिलियन। आई होप ये चीजें समझ में आया। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं बिलेयता क्या होती है। ठीक है, बिलेयता जिसको बोलते हो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बिलेयता को हम कैसे समझेंगे, सॉल्युबिलिटी को कैसे समझेंगे, तो ये याद रखना, किसी भी पदार्थ की वो मात्रा जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होती है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 100 ग्राम मेरे पास विलायक है, उसमें वो संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती हैं। ये चीज़ नहीं समझ पाए, जैसे मान लो मेरे पास 100 ग्राम, ठीक है, विलायक है। ठीक है, विलायक की मात्रा निश्चित है, विलायक यानी कि सॉल्वेंट मेरे पास 100 ग्राम है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की वो मात्रा, ठीक है, वो अमाउंट जो इस 100 ग्राम ऑफ विलायक में घुल जाए, ठीक है, संतृप्त हो जाए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस which is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो ऐसी अमाउंट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में प्रॉपर तरीके से क्या हो, घुल जाए और संतृप्त विलयन, ठीक है, दे दे, ऐसे को हम बोलेंगे क्या, विलेयता। ठीक है, टू गेट सॉल्वेंट, टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो दे देता है, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या, जो विलेयता। ठीक है, 100 ग्राम, सीधी सीधी बात है कि ये पॉइंट याद रखना कि 100 ग्राम। अब देखो, जब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा भाई, जो आर हुआ, चाहे पीसीएस हुआ, या कोई भी एग्जाम हुआ, तो उसमें देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको जो है फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर हमको नहीं पता रहेंगी, चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी, तो बिल्कुल हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि कैसे जो है विलेयता को पहचानते हैं, विलेयता क्या होती है, याद रखना। अब वो चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब एक पॉइंट और यहाँ पे बच जाता है, जिसे हम बोलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, जिसको बोलते हो ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ मशीन की सब पानी पीते हैं, इसको बोलते हो रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे कि जो है रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है। अभी फिलहाल हमको जानना है ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं परासरण। ठीक है, ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं क्या, परासरण। अब देखो क्या होता है इसमें, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर चले जाना। ठीक, ये तो समझ ही में नहीं आया क्या हम बोले हैं। तो पहले तो ये समझ लेना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को समझने के लिए पहले ये समझो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हो अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है,
एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिससे क्या होता है कि इजिली जो है कोई भी पार्टिकल पास होकर के चला जाता है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट तुमको एग्जांपल लेके समझाएं अर्धपारगम्य झिल्ली का, ऐसे सोच लो कि मेम्ब्रेन ऑफ ओनियन, अभी देखोगे मेम्ब्रेन ऑफ ओनियन, जब भी प्याज के छिलके को उतारोगे, ठीक है, झिल्ली उसमें एक पतली सी मिलेगी, मेम्ब्रेन्स मिलेगा, वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, गाल ब्लैडर के पास जो है एक होता है, वहां पे वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। उसके बाद देखोगे जब अंडे के छिलके को उतारोगे, उसमें एक पतली सी एक लाइन आती है, जैसे आर पार तुम देख सकते हो लगभग, तो उसे भी बोलेंगे हम अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, एक तरह से झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को अपने से होकर जाने जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ कि यह एक प्रकार की झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को अपने से होकर जाने देती है। ठीक है, अब देखो जो कोई भी विलायक के अणु होंगे उसको अपने से क्या होगा, होकर के आने जाने देगी। ठीक है, लेकिन लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं, केवल और केवल जो है किसको, विलायक के अणुओं को जाने देगी, विलेय के अणुओं को नहीं। ऐसे झिल्ली को हम बोलेंगे क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। बताओ समझे कि नहीं समझे। अब हम समझते हैं ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस को। तो ऑस्मोसिस का मतलब ये हुआ कि विलायक के अणु जब अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो ये हमको पहले पता चला कि अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली है जिसमें केवल विलायक के अणु जा सकते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल जा सकते हैं। ठीक है, तो जाने देती है, और वो क्या होता है, वो शुद्ध होकर के विलयन की ओर चले जाते हैं, तनु विलयन या सांद्र विलयन बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चले जाते हैं। तो याद रखना, जब ये जाते हैं तो तनु विलयन से किस में बदल, किधर की तरफ जाते हैं, वो सांद्र विलयन की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे विलायक के कण की प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या, ऑस्मोसिस, यानी इसको बोलेंगे परासरण। हमने अर्धपारगम्य झिल्ली भी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने टोटल डिस्कस किया है कि देखो भाई क्या होता है, क्या होता है जो है चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस हमने पूरा देखा विथ एग्जांपल, केमिकल चेंजेस पूरा देखा, फिर विलेन क्या होता है उसके कंपोनेंट्स देखे, उसके टाइप्स देखें, उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो हम लोगों ने देखा, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो हमने देखा, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलायक क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा ऑस्मोसिस क्या होता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस तरह से हम लोगों ने आज का ये वीडियो लेक्चर कवर किया। इसको 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।